So as you can see, I am again with the notepad because आज जो हमारा टॉपिक है वो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स बहुत मुश्किल टॉपिक लगते हैं पैथोलॉजी में, क्योंकि इनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, इनको अलग अलग से याद करना बहुत मुश्किल है, बहुत पेचीदा और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिफ्रेंशिएटिंग हैं, बहुत ज़्यादा डिजीज़ ओवरलैप करती हैं। दैट्स वाई तो इसलिए मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं स्लाइड्स को रीड आउट करूं, जो कि स्लाइड्स में कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कुछ समझाने वाला ऐसा है नहीं है खास, सिर्फ उनकी साइंस एंड सिम्टम्स, प्रेजेंटेशन ऑफ पेशेंट्स, congenital deformities, what are the infections that actually makes you think that this patient is suffering from agammaglobulinemia or variable immunodeficiency syndromes. There are so many diseases actually related to that. लेकिन इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या। ये प्राइमरी और कंजेनिटल भी हो सकता है, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी डिटरमिंड। सेकेंडरी और एक्वायर्ड भी हो सकता है। सेकेंडरी और एक्वायर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप बचपन से इम्यूनो डेफिशिएंट नहीं थे। इम्यूनो डेफिशिएंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्यूनो डेफिशिएंसी का आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इम्यूनो डेफिशिएंट है अगर कोई पेशेंट, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो इम्यूनिटी में डेफिशिएंट है, और अगर वो इम्यूनिटी में डेफिशिएंट है तो उसका क्या मतलब है कि उसमें गैमा ग्लोबुलिन्स नहीं है। अगर उसमें गैमा ग्लोबुलिन्स नहीं है तो उसका मतलब है कि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं है। ठीक है, सो अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं है तो उसका क्या मतलब है कि एक्चुअली इम्यूनोग्लोबुलिन्स नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, या उसमें बी सेल्स मौजूद हैं जो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे। अब ये भी कुछ डिजीज़ हैं जो जिनमें ये डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं। तो हम बात करेंगे कि अगर हम सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी की बात करें, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी की बात करें, तो मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं डिजीज़ की कि जो वो डिजीज़, वो इन्फेक्शंस, वो कैंसर, कार्सिनोमास कि जो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं और वो प्रोवोक करके उनको एक ओवर यूजेज में लगा देते हैं, उसको किसी काम पे लगा देते हैं, और जो एक्चुअल फैक्टर्स थे, जो एक्चुअल थ्रेटनिंग फैक्टर्स थे हमारी बॉडी के लिए, हम उन पे अटैक नहीं कर सकते और हम अपने ही ऑटो एंटीजेंस पे, सेल्फ एंटीजेंस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो सेल्फ एंटीजेंस पे अटैक होगा बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ कार्सिनोमास, बिकॉज ऑफ द मेनी इन्फेक्शंस, माल न्यूट्रिशन, इम्यूनोसुप्रेशन, रेडिएशन, कीमोथेरेपीज, इन सब की वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें हमें इम्यूनोसुप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं, जिनमें हमें अपनी ही इम्यूनिटी को स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि वो ओवरवेलमिंगली किसी और चीज़ पे प्रिवेल कर रही है, उन चीज़ों पे जो ऑटो एंटीजन है, वो एक्चुअली अटैक कर रही है उन चीज़ों पे जिसको उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया में वो अटैक कर रही है पैराइटल सेल्स पे जो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं और विटामिन B12 को अब्सॉर्ब करवाते हैं। हम वो इंट्रिंसिक फैक्टर हमारी नीड है, हम लेकिन हमारे इम्यून सेल्स उस पर अटैक कर रहे हैं, तो हम अपनी ही इम्यूनिटी को सुप्रेस करने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए कि माइस्थेनिया ग्रेविस में हमें वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन अटैच होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, एनएमजी एक्टिवेट होगा, लेकिन एसिटाइलकोलिन अवेलेबल है, लेकिन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं है जिन पे उन्होंने अटैच होना है, सो हमें माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाता है, हमें डिसेंडिंग पैरालिसिस हो जाता है। इसी के उल्टा ले लें, एक असेंडिंग पैरालिसिस है, गियन बारे सिंड्रोम में आपका जो डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, आपके किसी भी एप्स्टन बार वायरस या किसी भी कंपाइलोबैक्टर जिजनी वायरस या और किस्म के जितने भी वायरसेस हैं उनकी वजह से, या किसी कंपाइलोबैक्टर जिजनी जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर आपकी इम्यूनिटी प्रोवोक हुई थी और उसमें इम्यून सिस्टम में डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने थे, खासतौर पे आईजीजीज, वो जाके आपकी माइलिन शीट को ऑटो एंटीजन समझ के उस पर अटैक कर देंगे, आपको गियन बारे सिंड्रोम हो जाएगा, विच इज असेंडिंग पैरालिसिस। फिर आप मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात कर लें, एग्जैक्टली ये सेम पैथोलॉजी है, आपकी डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, आपकी माइलिन शीट एंड सो ऑन, बेशुमार ऐसी डिजीजेस हैं। सो फिर हुआ क्या कि एक इन्फेक्शन जो कंपाइलोबैक्टर जिजनी था, उस इन्फेक्शन जो स्टमक में हुआ था उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी प्रोवोक हुई, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने, एंटीबॉडीज बने, जिसने उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना था, लड़ते लड़ते वो आप ही के किसी एंटीजन के अगेंस्ट जाके, जैसे माइलिन शीट को आपका ऑटो एंटीजन समझ के उस पे ही, एक इंट्रिंसिक एंटीजन पे ही जाके अटैक कर देंगे। तो फिर इन्फेक्शन ने प्रोवोक किया इम्यूनो डेफिशिएंसी को, फिर ये होगी एक्वायर्ड और सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी। प्राइमरी क्या होगी, हम बहुत सारी नॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे। तो फिर प्राइमरी नॉर्मेलिटी क्या हुई कि ये डेवलपमेंट ऑफ इम्यून मैकेनिज्म के दौरान ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं बनी, हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स ठीक नहीं है,
सेकेंडरी क्या हुई, वो कंक्लूजन था किसी डिजीज का, किसी ड्रग का, किसी न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेंसी का। ड्रग, फॉर एग्जांपल ड्रग, अगर हम बात करें कि बेशुमार ऐसी जो इम्यून प्रोवोकेटिव डिजीजेज हैं, हम चाहते हैं कि वो जो प्रोवोक्ड इम्यून सिस्टम है हम उसको सुप्रेस कर दें, सो हम उसमें इम्यूनोसुप्रेसेंट्स देना शुरू कर देंगे। बेशुमार इम्यूनोसुप्रेसेंट्स हैं जो हम दे सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीजेज में इम्यूनोसुप्रेसेंट्स दे सकते हैं, बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीजेज में दे सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं, उनमें हम दे रहे होते हैं इम्यूनोसुप्रेसेंट्स। बेशुमार इम्यूनोसुप्रेसेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं। सो हम एक्चुअली इम्यूनोसुप्रेसेंट्स अगर देंगे तो हम प्रोवोक करेंगे एक इन्फेक्शन को कि वो ओवर अटैक करे। क्यों? क्योंकि हमें जो इम्यूनोसुप्रेसेंट्स देने थे ऑटो इम्यून डिजीज से बचने के लिए, हम ऑटो इम्यूनिटी तो कम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी इम्यूनिटी को भी सुप्रेस कर रहे हैं। तो अगर हमने अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी सुप्रेस कर दी, तो जो एक्चुअल एंडोटॉक्सिन थे, जो एक्चुअल थ्रेटनिंग फैक्टर्स थे, उनको भी मौका मिल जाएगा कि वो हम पे अटैक कर सकें, वो अपॉर्चुनिटी ले लेंगे कि वो हमें इंफेक्शन कॉज कर सकें। सो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स, प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी और सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी के बारे में आपसे बात कर ली। इम्यूनोडेफिशिएंसी किस चीज़ में हो सकती है? सारे इम्यूनिटी सेल्स में हो सकती है। कौन से इम्यूनिटी सेल्स में हो सकती है? बीटा सेल्स हो सकते हैं, टी सेल्स हो सकते हैं, कम्बिनेशन बीटा एंड टी सेल डेफिशिएंसीज हो सकती है। इवन फेगोसाइट्स डिफेक्टिव हो सकते हैं कि फेगोसाइट्स में जो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट था जिसने डैमेज करना था उस एंगल्फ्ड वायरस या बैक्टीरिया को, वो हमारे पास नहीं, वो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट हमारे पास नहीं है, वो NADPH हमारे पास नहीं है, कि जो एक पॉइजन था जिसने डिस्ट्रॉय करना था फेगोसाइटोज्ड वायरस को। सो उसमें हमें क्रॉनिक ग्रेनुलोमास डिजीज आ जाती है जिसमें डिफेक्टिव फेगोसाइट्स होते हैं, डिफेक्टिव कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं। कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नहीं है तो हम न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट नहीं कर सकते, लाइसोसोम्स नहीं आ सकते, अटैक नहीं हो सकता। सो हम डिफरेंट डिजीजेस की, ये आप देख लेंगे इंट्रोडक्शन में, ये सारी बातें लिखी भी हुई हैं आपकी, जो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का लेक्चर है उसमें। अब हम, क्योंकि मैं नोट पैड पे मैंने आपको बताया कि मैं इसलिए समझा रहा था क्योंकि सेपरेटली अगर मैं एक एक डिजीज को डिस्कस करूंगा तो इट टेक्स लॉस ऑफ टाइम एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, आपकी भी बहुत वेस्ट होगी, आपको भी नहीं समझ आएगी कि क्या बात हो रही है, बहुत ओवरलैपिंग होगा, आपको लगेगा तो फिर ये अगर मैंने पढ़ लिया है तो सर ने ये बताया तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर आप उसको वैसे पढ़ेंगे, सिर्फ स्लाइड से रीड आउट करेंगे तो आपको बहुत ओवरलैपिंग लगेगा। हम उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं दो डिजीजेस को, कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज जो है, ठीक है, और एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबुलिनीमिया। अच्छा जी, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, वेरिएबिलिटी का क्या मतलब है? वेरिएबिलिटी का मतलब ये है कि बहुत सारी जो डिजीजेज हैं, जैसे कि आपके सामने दूसरी मैंने डिजीज लिखी एक्स लिंक्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये दोनों को इकट्ठा क्यों कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि इन दोनों में IgG इम्यूनोग्लोबुलिन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, दोनों में IgG की डेफिशिएंसी है। अच्छा, एक्स लिंक्ड, आपको यही पता चल गया कि एक्स लिंक्ड जो है ये कंजेनिटल डिजीज है और मेल्स में है, एक्स लिंक्ड है, चाइल्ड मेल होगा, ठीक है। Most of these diseases are diagnosed in infancy because of the overwhelming infections, because your immunoglobulins are actually not working, या फिर वो हैं नहीं, या वो हैं तो वो असरअंदाज नहीं हो रहे। वेरिएबिलिटी क्या है कि इसकी एज वेरिएबिलिटी है, ये इन्फेंसी में भी हो सकता है, इवन 25 से 30 साल की उम्र में भी जाके पेशेंट को हो सकता है, तो ये एक वेरिएबिलिटी है इसमें। दूसरी वेरिएबिलिटी वो ये है कि इसमें IgGs की तो डेफिशिएंसी होगी, लेकिन इसमें IgE और IgA में भी इंक्रीज्ड मिले आपको। सो इम्यूनोग्लोबुलिन से जो लेवल है उसकी भी वेरिएबिलिटी है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। पहली वेरिएबिलिटी मैंने आपको बता दी, एज डिफरेंस है। दूसरी वेरिएबिलिटी मैंने आपको बता दी कि इनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स का डिफरेंस होगा। आगे बात करते हैं, इसमें कॉमन वेरिएबल में आपको बी सेल्स मिलेंगे, लेकिन ना वो प्रोलिफरेट करेंगे ना डिफरेंशिएट करेंगे इनटू प्लाज्मा सेल्स। सो फिर आपके पास बी सेल्स हैं तो सही, आपके पास इक्विपमेंट है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो इक्विपमेंट नाकारा है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं बना रहा। एक्स लिंक्ड में आपके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, आपके पास बी सेल्स हैं ही नहीं, ना बी सेल्स होंगे ना प्लाज्मा सेल्स बनेंगे, ना कोई रौला है ना कोई मसला है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, बी सेल्स ही नहीं है तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहां से आएंगे? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए गैमा ग्लोबुलिनिया, एक्स लिंक्ड कंजेनिटल मेल ए गैमा ग्लोबुलिनिया। सेकेंडली, इसमें आपको टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स मिलेंगे,
बट स्टिल ग्लोबुलिन्स नहीं है, अमीनोग्लोबुलिन्स नहीं है। इसमें यह भी नहीं होगा, नॉट ऑल सेल्स ना एडेनाइड्स, कुछ भी नहीं, स्ट्रक्चर जनरेट ही नहीं हुए। कॉमन वेरिएबल में आपको नोड्स भी नहीं, नोड्स कॉमन वेरिएबल में मिलेंगे लेकिन नोड्स के होते हुए भी अमीनोग्लोबुलिन्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चाइल्ड मेल होगा एक्स लिंक्ड हीमोग्लोबिनिमीया में, उसमें नोड्स भी नहीं है इवन, ठीक है, नो नोड्स। समझ आ गई आपको यहां तक? इसमें कोई नोड्स नहीं है। मसला क्या है आप इसमें देख लें, इसमें जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, देखिए जी जितनी भी इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स हैं सब के सब में इंफेक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं, सब के सब, ठीक है। कोई भी किसी भी किस्म के इंफेक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकती हैं, बट कुछ इंफेक्शंस हैं जो सर्टेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के कमी की वजह से ज्यादा जल्दी हो सकते हैं, जैसे कि आईजीजी की डेफिशिएंसी में साइनोपल्मोनरी डिजीजेस ज्यादा होती हैं। सो सीवीआईडी हो या एक्सएलए हो, दोनों में बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आईजीजी साइनोपल्मोनरी इंफेक्शंस प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होंगे, ठीक है। ये प्रीडिस्पोज्ड होंगे साइनोपल्मोनरी, ईयर, नोज एंड लंग इंफेक्शंस, राइट। अच्छा, अब एक्सलिंक जो हीमोग्लोबिनिमिया होगा या फिर जो बीटा सेल होगा, इन दोनों में फिर ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं आप? आईवीआईजी दें, आप आईवीआईजी दे के इसको ट्रीट करें और बैक्टीरियाज के अगेंस्ट आप नए इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाएं और जो आईजीजी की कमी है उसको पूरा करें, ठीक है। तो फिर इन दो को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इनमें यही डिफरेंशिएटिंग है जो मैंने आपको अभी तक बता दिया। इससे ज़्यादा पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपकी जो डिटेल्स लिखी होंगी लेक्चर में उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। कुछ ऑब्वियसली बातें उसमें लिखी भी होंगी, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि जिनके लिए आपको किसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, वो ऐसी हैं कि जो आप सिर्फ पढ़ लेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके अलावा एक और डेफिशिएंसी का नाम लिखा हुआ है इसमें, वो है सेलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी। अच्छा जी, ये सेलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी क्या है, हम इस पे आते हैं। सेलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, सेलेक्टिव आईजीई डेफिशिएंसी में ये है कि जी ये एक ऑब्वियसली इम्यूनो डेफिशिएंसी है, हाइपोगैमोग्लोबिनिमिया है इसमें, ठीक है। और इसमें होगा क्या कि अगर आपके पास ये एंटीबॉडी नहीं है आईजीए which actually protects you against the infections of mucous membrane lining of the mouth, airways, digestive tract, whatever, reproductive system, जहां भी mucous lining होगी उसके infections के against आपको IgA जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग होनी जानी चाहिए कि अगर आईजीए फिर नहीं है, अगर म्यूकस लाइनिंग नहीं है, तो कौन से इंफेक्शंस हैं जो म्यूकस लाइनिंग में होते हैं, मैं भी आपको समझाता हूं। अच्छा, तो इसमें होगा क्या कि अनडिटेक्टेबल आईजीएज होंगे, नहीं मिलेंगे आपको, हाँ, लेकिन आईजीजी और आईजीएम आपको नॉर्मल मिल रहे होंगे, ठीक है। तो सेलेक्टिवली आईजीए डेफिशिएंट है। मैंने आपसे ये कहा था कि जो कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसमें आपको आईजीए और आईजीएम, ठीक है, या आईजीई, इनमें वेरिएबिलिटी मिल सकती है, ठीक है। ये वेरिएबल आईजीजी कमी है तो वो हाइपर मिल सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो भी कम मिल सकते हैं क्योंकि वेरिएबिलिटी है, हो सकता है वो भी कम हो, लेकिन इसमें सिर्फ आईजीए कम होगा, राइट। और बिल्कुल नॉर्मल अमाउंट होगी, ना इंक्रीज्ड है ना डिक्रीज्ड है। उसमें तो मैंने आपसे वेरिएबिलिटी में आपसे ये कहा कि आईजीए इंक्रीज भी हो सकता है, आईजीएम इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंबाइंड वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। सो फिर इसमें सिर्फ आईजीए कम है और नॉर्मल अमाउंट ऑफ आईजीजी एंड आईजीएम इज अवेलेबल इन द ब्लड। सो फिर होगा क्या कि ये एक प्राइमरी ऑब्वियसली एंटीबॉडी डिफिशिएंसी है और हो भी सकता है कि पेशेंट सारी जिंदगी हेल्दी रहे और कभी डायग्नोज ना हो, लेकिन बिकॉज ऑफ सेलेक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन डायग्नोज भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ऐसा क्या है कि जिसमें आपको ये लगे बहुत सारे जार्डिया इन्फेक्शंस, बहुत सारे सीलिएक डिजीजेस जो गट से रिलेटेड हैं, जार्डिया लम्ब्रिकॉइड्स इन्फेक्शंस, ठीक है, जो कि गट से म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, उन इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट। और उसके बाद जब आप उसका पूरा स्केल चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें तो आईजीएज हैं ही नहीं, ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आईजी कोई ऐसी चीज जिसमें इंजेक्ट करें जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स में ना आईजीए बहुत कम होता है। सो इसमें ट्रीटमेंट में आईवीआईजी नहीं दे सकते आप।
IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं दे सकते, उसमें IgA लेवल बहुत कम है। अगर आप किसी भी तरह इस पेशेंट में IgA इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो बिकॉज इसमें IgA नहीं है, आपके जो बाकी नॉर्मल IgM पड़ा हुआ है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बीच में पड़े हुए हैं, वो उस IgA को जो आपने इंजेक्ट किए उसको फॉरेन एंटीजन समझ बैठेंगे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देंगे। तो इसलिए आप इसमें IgA भी नहीं दे सकते, इसलिए इसको ट्रीट करना इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसमें आप इम्यूनोसुप्रेसेंट्स देने की कोशिश करते हैं, आप इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें IgAs नहीं दे सकते, एंटीबॉडीज जनरेट नहीं कर सकते। जैसे हम IVIGs दे रहे थे CVID NXLA में, इसमें हम IVIG नहीं दे सकते बिकॉज उसमें IgA की बहुत कम अमाउंट है। ऊपर से अगर इसमें डायरेक्ट IgA आप दे भी दें तो उसके अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी अटैक कर देगी। ठीक है, सो इसमें एनाफिलैक्सिस हो सकता है अगर हम इसमें दे दें IgAs, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इसमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारे पास IgAs नहीं है और उसको फॉरेन एलर्जन समझ बैठेंगे। इसमें जार्डिया के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पार्डन मी फॉर द राइटिंग, यू डू नो इसमें लिखना बड़ा अजीब है। सीलिएक डिजीजेस, ठीक है, सीलिएक स्प्रू, इवन बेशुमार और गट डिजीज जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात की, इवन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात की, वो हो सकते हैं। और इसमें आप क्या नहीं दे सकते, आप IVIGs नहीं दे सकते। अच्छा, इन डिजीज की तो बात हो गई, हम फिर और चलते हैं आगे। और कौन सी डिजीज है जी, सवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। चलें जी, इस पे आते हैं। सवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, सवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी में जी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें से रखने की बात यह है सवियर कंबाइंड, क्या मतलब हुआ कंबाइंड का, कि आप में ना T सेल्स हैं ना ही आप में B सेल्स हैं, दोनों ही नहीं है। ठीक है, ना T है ना B है। अच्छा, अब ना T सेल्स है ना B सेल्स, इसका क्या मतलब है? देखें जी, इसका मतलब यह है कि B सेल्स होते हुए B सेल्स बिल्कुल ही ना हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबुलिनीमिया है। मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि आपके पास B सेल्स ही नहीं है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्लाज्मा सेल्स नहीं बना पा रहे। CVID में B सेल्स हैं लेकिन वो डिफरेंशिएट एंड प्रोलिफरेट नहीं हो सकते। ठीक है, एक में इक्विपमेंट है लेकिन वो नाकारा है, XLA में इक्विपमेंट ही नहीं है, मसला ही नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हम ये कहें कि इसमें B सेल्स नहीं है, B सेल्स नहीं है तो उसका मतलब है इसको XLA है, एक तरह से बात कर रहा हूँ। और अगर उसमें T सेल्स नाकारा हैं तो उसका मतलब है उसको HIV है। ठीक है, HIV में T सेल्स किसी काम के नहीं होते, इस वजह से आपको T सेल्स। तो फिर क्या हुआ? फिर अब आपके पास अब एक ऐसा सीरियस एंड क्रिटिकली इल पेशेंट है जिसको यूं समझेंगे XLA भी है HIV भी है, तो फिर ऐसा पेशेंट तो बहुत क्रिटिकली इल होगा। तो उसमें हम IVIGs भी देते हैं टू बैटल अगेंस्ट बैक्टीरियाज, और हम उसमें ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल भी देते हैं, जो न्यूमेसिस्टिस कैवेरिनाए में दे सकते हैं हम, जो कि एक डीसेचुरेटिंग बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, उसमें हम दे सकते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल है एंड IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। ये सवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में देते हैं। कंबाइंड क्यों? बिकॉज T सेल्स एंड B सेल्स आर डीजेनरेटेड इन इट। अच्छा जी, और कौन सी डिजीज है और भी मुझे देखना है? क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज, श्योर। क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज क्या है जी? क्रॉनिक अच्छा, इसमें अगर आप पढ़ेंगे भी ना कि ये क्यों हो रहे हैं, तो आपको एक एक दो दो लाइन मिलेंगी और उसमें आपको ये मिलेगा जी फलाने क्रोमोसोम पे फलानी म्यूटेशन है। ठीक है, मैं भी आपको उसकी भी एग्जांपल सुनाता हूँ कि कौन सी उस पर क्या म्यूटेशन है। तो उस पर बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। ठीक है, सिर्फ आपको एक लाइन लिखी होगी कि उसमें वो ये म्यूटेशन है, दैट्स वाई ये डिजीज हो रही है, दैट्स वाई इट इज एक्सलेंट, दैट्स वाई इट इज डोमिनेंट इनहेरिटेड डिजीजेस। अच्छा जी, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज क्या है जी? क्रॉनिक ग्रेनुलोमास जो डिजीज है, इसमें हो क्या रहा है? इसमें हो ये रहा है कि आपके पास एक NADPH ही नहीं है, आपके पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देने के लिए कुछ है ही नहीं, ऑक्सीडेटिव ब्रश देने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। आपके पास मैक्रोफेज हैं लेकिन वो डीग्रेनुलेट नहीं कर सकते, आपके पास मैक्रोफेज हैं लेकिन वो मार नहीं सकते किसी को। ठीक है, और इसमें जो नोड्स होंगे उनसे बहुत प्यूरुलेंट डिस्चार्ज आएगा।
ठीक है। इसमें जो नोड्स होते हैं उसमें जो मैक्रोफेजेस अगर अवेलेबल भी होंगे वो लेके भी जाएंगे MHC2 के साथ उस इंफेक्शन को, तो ना वो तोड़ पाएंगे, वो इटसेल्फ ही डैमेज्ड होंगे। वो मैक्रोफेजेस इटसेल्फ ही फेगोसाइटोस तो कर लेंगे लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, MHC2 पे कुछ दिखा नहीं पाएंगे। तो अगर वो नोड्स में अवेलेबल भी होंगे तो वहां उल्टा इंफेक्शन कॉज कर रहे होंगे। ठीक है। इसमें बेशुमार इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि एस्परजिलस है, सुडोमोनास है, कैटालेस पॉजिटिव इन्फेक्शंस हैं। मोस्टली क्रॉनिक ग्रेनुलोमास डिजीज में जिनमें मैक्रोफेजेस एक मैक्रोफेज फेलियर है, जिसमें मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आपके वायरसेस को आफ्टर फेगोसाइटोसिस, लाइसोसोम्स नहीं है उनके पास, एंडोसोम्स नहीं है उनके पास, उनमें मोस्टली जो ईज अप होते हैं जो इन्फेक्शन जो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता है पेशेंट इन्फेक्शन के साथ, वो एस्परजिलस है, सुडोमोनास इन्फेक्शन है। ठीक है। हाइपर आईजीई सिंड्रोम भी है जी। अच्छा, हाइपर आईजीई सिंड्रोम में क्या होता है? हाइपर आईजीई सिंड्रोम में आपके इसमें है मेरे ख्याल से, नहीं इसमें लिखा नहीं हुआ हाइपर आईजीई सिंड्रोम, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूँ। हाइपर आईजीई सिंड्रोम में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें यह है कि मोस्टली जो पेशेंट है वो स्किन एंड स्टैफ डिजीज़ के साथ प्रेजेंट करता है। आईजीई ज़्यादा होते हैं और जो आपके बाकी इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी बिकॉज ऑफ द जेनेटिक म्यूटेशन इन STAT3। ठीक है। और बाकी के जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे वो डिक्रीज्ड होंगे। इसको हम जॉब्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है। वो हार्मफुल बैक्टीरियाज जैसे कि फंजाई हैं या बैक्टीरियाज हैं, जो स्किन इन्फेक्शंस हैं, वो बहुत सीरियस हो जाएंगे। इवन लंग इन्फेक्शंस बहुत सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि स्टेफ जो है वो आपको पता है कि वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बहुत ज़्यादा स्टेफ के जो निमोनियाज हैं, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द निमोनियाज आर बिकॉज ऑफ द स्टेफ ऑरियस। सो इसलिए जो स्टेफ इन्फेक्शंस होंगे वो ज़्यादा प्रेजेंट करेंगे इन हाइपर आईजीई सिंड्रोम्स। जी, और कौन सी डिजीजेस हैं? डाइजोर सिंड्रोम, वेरी इंटरेस्टिंग। डाइजोर जो सिंड्रोम है उसमें जो है आपको मैं बता देता हूँ, जैसे मैं आपसे पहले भी एक दफ़ा बात कर रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसमें पढ़ेंगे भी तो आपको पता चलेगा फलाने पे म्यूटेशन है। तो डाइजोर सिंड्रोम में जो है वो एक डिलीशन सिंड्रोम है, जिसमें ये हो रहा होता है कि उसमें एक डिलीशन हुई होती है स्मॉल सेगमेंट की, एक म्यूटेशन हुई हुई होती है ऑन क्रोमोसोम 22। एक लोकाय है जो डैमेज्ड होता है ऑन क्रोमोसोम 22। इसकी वजह से जो पेशेंट की जो ओवरलुक होती है, जो प्रॉब्लमेटिक होता है, वो पेशेंट बाय लुक्स भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बाय लुक्स भी बड़ा प्रोमिनेंट होता है। जैसे मंगोलियन फेसेस होते हैं, ठीक है, ट्राइसोमी 21 में, तो वो जैसे वो मंगोलियन फेसेस होते हैं वैसे ही इस पेशेंट में भी आपको डाउन सिंड्रोम में, सॉरी, जो डाउन सिंड्रोम में जो पेशेंट होते हैं उसमें जो मंगोलियन फेसेस होते हैं, इसी तरह डाइजोर सिंड्रोम में जो है वो पेशेंट की फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती हैं। उसे डेवलपमेंटल डिले होता है, लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है, क्लेफ्ट पैलेट होता है, इवन किडनी जनरेशन में इटसेल्फ प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, बेशुमार ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती हैं उसको, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ग्रेव्स डिजीज। ठीक है। इवन कंजेनिटल हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसमें, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मिलता है आपको इन बच्चों में। सो डाइजोर सिंड्रोम ये है। ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें डिलीशन ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट 22 क्रोमोसोम। ठीक है। 30-40 जीन्स होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और कौन सा रह गया है? एटेक्सिया टेलेंगेक्टीजिया। हाँ, एटेक्सिया टेलेंगेक्टीजिया, ये जो एटेक्सिया टेलेंगेक्टीजिया है, इसके नाम ही बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके नाम से ही हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेलेंगेक्टीजिया इज ए स्मॉल ब्लड वेजल्स डायलेशन, जिसकी वजह से छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाएंगे बॉडी के ऊपर, क्योंकि डायलेशन हुई हुई है स्मॉल ब्लड वेजल्स की। तो वहां पे जहां भी ब्लड इकट्ठा होगा उसके छोटे छोटे डॉट्स बन जाएंगे आपके पूरे, जैसे पेटिकियाई होते हैं, इस तरह के डॉट्स बन जाएंगे आपकी पूरी बॉडी पे। ये टेलेंगेक्टेजिया है। आपको मोस्टली ये सिरोटिक लिवर डिजीज में मिलता है, बिकॉज उसमें प्री आर्टीरियल डायलेशन हुई भी होती है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज्ड, बिकॉज ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ हाइपोगैमाग्लोबिनिमीमिया, क्योंकि आपका लिवर गैमाग्लोबुलिन्स नहीं बना रहा, प्रोटीन नहीं बना रहा। ठीक है, इस वजह से। सो एटेक्सिया भी होता है इसमें। अक्सर लोग इसे लुई बार सिंड्रोम भी कहते हैं। लुई बार सिंड्रोम में ये कहते हैं कि क्योंकि इसमें सेरिबेलर डीजनरेशन है इसलिए किसी को लुई बार सिंड्रोम हुआ, ऐसा नहीं है। क्योंकि लुई बार सिंड्रोम होता है इसलिए सेरिबेलर डीजनरेशन होती है इसमें। और सेरिबेलर डीजनरेशन का क्या मतलब है? आपको सिर्फ नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि सेरिबेलम है, उसका क्या काम है।
उसका काम ये है कि वो आपकी फोर्स को कंट्रोल करता है, वो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है और वो आपकी स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। आप तो फिर अगर आपकी फॉर एग्जांपल हाथ की कितनी फोर्स से आपने मूव करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, कितनी स्पीड में मूव करना है, अगर ये चीज आपकी कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो आपकी मूवमेंट इनकोऑर्डिनेट होगी। सो इसमें एग्जैक्टली यही होता है कि पुअर कोऑर्डिनेशन होती है आपकी मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी। इवन चलने की भी आपकी गेट एबनॉर्मेलिटी होती है, उसी को एटेक्सिया कहते हैं, ठीक है। सो आपकी गेट एबनॉर्मेलिटी होती है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मैंने कदम किस तरफ उठाना है, कितनी फोर्स से उठाना है और कितनी तेजी से उठाना है, ठीक है। सो अगर आपको ये नहीं पता तो आप चल नहीं पाएंगे। पास्ट पॉइंटिंग, एग्जैक्टली पास्ट पॉइंटिंग ये है, अगर आप उस पेशेंट को कहें, उस पेशेंट को अगर आप ये कहें कि तुम अपनी उंगली को उठाओ और अपनी उंगली को एक कोई भी शार्प काम करवा लें, उसे कह दें कि आप अपनी उंगली को अपने नाक से टच करें, वो अपनी उंगली जब वो अपने नाक के करीब जाएगा तो वो हाथ उसका कांपना शुरू हो जाएगा। कांपना क्यों? क्योंकि वो वेल डायरेक्टेड नहीं है, वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है और वो नाक को टच नहीं कर पाएगा और उसकी उंगली क्रॉस कर जाएगी उसके नोज को और वो नोज को टच नहीं कर पाएगा। आप उसके हाथ में कंघी दे, उसे कहें जरा मुझे कंघी करके दिखाओ बालों में, वो कंघी उठा तो पाएगा लेकिन ऐसा कोऑर्डिनेटेड काम नहीं कर पाएगा। इवन उसे अगर आप ये कहें कि आप अपनी शर्ट का बटन बंद करें तो वो अपनी शर्ट का बटन नहीं बंद कर पाएगा, क्योंकि ये भी एक शार्प मूवमेंट है, वेल कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। सो फिर एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया में सेरिबेलर डिजेनरेशन होती है। सेरिबेलर डिजेनरेशन की वजह से आपको सर्टेन एरियाज होते हैं ब्रेन के जो डैमेज होते हैं, उनमें सेरिबेलम मेनली है। इम्यून सिस्टम वीकेंड होता है ऑब्वियसली, दैट प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन। और इसमें होता यह है कि ये ब्रोकन डीएनए का रिपेयर नहीं होने देता, ठीक है। इससे अगर ब्रोकन डीएनए का रिपेयर ना हो तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको एक वैसे बता देता हूँ कि आपको ये समझ आ जाए कि एटेक्सिया टेलेंगेक्टेसिया ANT है ना, सो AT एक्चुअली इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन अ जीन कॉल्ड ATM जीन, ठीक है। ये ATM जीन का एक्चुअली काम क्या है? इट रिकॉग्नाइजेस द डैमेज ऑफ योर डीएनए एंड इट एनहेंसेस द पावर ऑफ रिपेयर ऑफ दैट डैमेज डीएनए। सो अगर हमारे पास ATM नहीं है तो फिर हमारे पास ना रिपेयर करने के लिए कुछ है, ना हमारे पास डैमेज को रिकग्नाइज करने के लिए कुछ है डीएनए में। सो इट एक्चुअली प्रीडिस्पोजेस यू टू एनी काइंड ऑफ कैंसर। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। बाकी एक दो डिजीज़ हैं उनमें कुछ पढ़ने वाला नहीं था, अगर आप उनको एक दफ़ा सिर्फ रीड आउट भी कर लेंगे तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, दैट इज़ इट फॉर टुडे।